जय हिंद बच्चों। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने स्टार्ट कर लिया था और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस 100% रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले हमने डिस्कस किया था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सबसेल्स। तो एस ऑर्बिटल जो होते हैं, एस सबसेल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं। नॉन डायरेक्शनल एक्सिस होता है एस बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शन, स्फेरिकल शेप का है। और हर दो एस के लेवल के बीच जैसे 1s 2s है, 2s 3s है, तो वहां पर एक ऐसा स्पेस बचेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। इसको हम कहते हैं नोडल सरफेस। इसके बाद P डंबल शेप का होता है, D डबल डंबल शेप का होता है और F जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। S की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी 2, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात हमने की थी। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए हमें 3 डिफरेंट रूल्स की जरूरत पड़ती है। पहला था अबाउस प्रिंसिपल, जो कि ये कहता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स इज ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर जाएंगे, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा ऑर्बिटल्स के अंदर। सेकंड रूल हमने पढ़ा था हर्ट्ज रूल, ठीक है। हर्ट्ज रूल में हमने क्या देखा, इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी जिसमें सेम एनर्जी के जिसमें ऑर्बिटल हो, तो किसमें होते हैं, P में, D में और F में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी हम सेम मानते हैं, उसको डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। तो हर्ट्ज रूल कहां लगेगा, जहां पे डीजनरेसी होगी। पहली बात ये ध्यान रखना है, इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी pairing of electron will not takes place until all available orbitals are singly occupied or have single electron। जब सभी उपलब्ध ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होगा, तब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट होगी। यह है हर्ट्ज रूल। और तीसरा जो रूल हमने पढ़ा वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में जब भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी स्पिन सेम नहीं होगी, एक क्लॉकवाइज स्पिन में होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में होगा, एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त चक्रण में रहेगा हमेशा। नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव एग्जिस्ट इन सेम स्पिन। इसके बाद हमने 1 to 30 तक का कॉन्फ़िगरेशन बनाया, एलिमेंट 1 to 30 तक का कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया। और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं यहाँ पे जो रूल्स को वायलेट करते हैं, क्योंकि देखो जैसे 4s और 3d है तो 4s पहले आता है, मतलब 4s की एनर्जी जो है वो 3d की तुलना में कम है। तो जब 4s पेयर हो जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में एंट्री मारना चाहिए। लेकिन टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए कुछ एलिमेंट्स में स्फेरिकल सिमेट्री को लाने के लिए, सममिति को लाने के लिए जो लोअर एनर्जी का सबसेल है वो हायर एनर्जी के, उसके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के सेल में जम्प्ड आउट हो जाते हैं, हायर एनर्जी के सबसेल में जम्प्ड आउट हो जाते हैं। इस के कारण कुछ जो एलिमेंट है उनके कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाते हैं, जो रियल होने चाहिए उससे बदल जाते हैं। जैसे 30 तक में हमने देखा क्रोमियम और कॉपर, ठीक है। तो अब इसी टॉपिक से हम लोग आगे की बात शुरू करेंगे, फिर उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, stability of completely filled
completely filled and half filled ऑर्बिटल्स, पूर्णतः भरे हुए अथवा आधे भरे हुए ऑर्बिटलों का स्थायित्व किसके लिए वैलिड है? सेम सबसेल के लिए वैलिड है, सेम सबसेल के लिए वैलिड है। ओके, तो in case of some elements the electrons of lower energy, label, the electrons of lower energy label is jumped into the electron of higher energy लेवल, लोअर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन जंप्ड आउट हो जाते हैं हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन में। लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाते हैं हायर एनर्जी लेवल में, हायर एनर्जी लेवल में। ओके, लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जंप्ड आउट हो जाते हैं हायर एनर्जी लेवल में। मतलब ये अपने बेसिक रूल का जो अबाउस प्रिंसिपल था, जो बेसिक रूल है, उसको क्या कर रहे हैं? वायलेट कर रहे हैं। लोअर एनर्जी की जगह कहां जा रहे हैं? हायर एनर्जी में चले जा रहे हैं। लोअर एनर्जी की जगह कहां चले गए? हायर एनर्जी में चले गए। लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। In case of some elements, the electrons of lower energy level is jumped into the higher energy level, jumped into the higher energy level, सीधे सीधे आ जाएगा, jumped into the higher energy level, because when orbitals of same subcell, orbitals of same subcell is completely filled or half filled, it is more stable, it is more stable due to symmetry, तो वो अधिक स्थायी होते हैं। more stable due to more symmetry। सीधे सीधे आप ध्यान रख लो कि अगर दो इलेक्ट्रॉन सब में हो गए तो पूरा भर गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इसी तरीके से क्रोमियम में भी एक सब में आ गए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी डी ऑर्बिटल्स की, ड्यू टू मोर सिमेट्री। तो ये कारण है जिससे क्रोमियम और कॉपर इन 3D सीरीज में क्रोमियम और कॉपर के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल जाते हैं। इसके अलावा और कहां बदलेगा? मॉलिब्डेनम में बदलेगा, सिल्वर में बदलेगा, गोल्ड में बदलेगा। तो ये एलिमेंट भी ऐसे हैं जहां पर बेसिक रूल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि हम शॉर्टकट कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें जब प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होंगे तो इतना लंबा कॉन्फ़िगरेशन बनाने की जगह हम शॉर्टकट कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे, है ना। तो शॉर्टकट कैसे बनाएंगे? तो इनर्ट गैसेस को
हम एज अ कोर यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग इनर्ट गैसेस एज अ कोर। जैसे देखो, जैसे मैंने कहा पोटेशियम 19, तो पोटेशियम से पहले क्या आया था, आर्गन। कितना, 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18। क्या भर जाता है आर्गन पे, 3p6 भर जाता है। 3p6 आर्गन पे भर जाता है। तो 3p6 के बाद क्या आया, 4s1, तो हम सीधा लिख देंगे 4s1। इसके बाद आया कैल्शियम 20, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं आर्गन कोर 4s2। इसके बाद आया स्कैंडियम 21, तो आर्गन कोर 4s2 3d1। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22, आर्गन कोर 4s2 3d2। वैनेडियम 23, आर्गन कोर 4s2 3d3। क्रोमियम, फिर से ध्यान रखेंगे क्रोमियम को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 24, आर्गन कोर 4s1 3d5। डी ऑर्बिटल में सब में इक्वली एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्फेरिकल सिमेट्री में आ जाएगा, सममिति में आ जाएगा, तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। टू प्रोवाइडिंग मोर स्टेबिलिटी देयर इज चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया आपका क्रोमियम। क्रोमियम के बाद आया मैंगनीज, तो यहां पे कोई चेंज है नहीं 25 में, 4s2 3d5। इसके बाद आया आयरन 26, 4s2 3d6। Fe हो गया। आयरन के बाद कोबाल्ट 27, 4s2 3d7। निकल 4s2 3d8। निकल के बाद आया कॉपर 4s1 3d10। यहां पे भी चेंज आपको देखने को मिल रहा है कॉपर 29 के अंदर। तो निकल 28, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, देन जिंक इज फाइनली 30। तो 4s2 3d10 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 4s2 3d10। 4s2 3d10 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। ओके, तो सब शॉर्टकट कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाना सीख लिया, क्योंकि ये हमें जब प्रॉब्लम्स करने होंगे तो बड़ा काम आएगा। किसी का भी बना सकते हैं आप एज अ यूजिंग इनर्ट गैस एज अ कोर। उस ग्रुप के जैसे सोडियम बनाना है तो नियॉन उसके पहले आता है, तो नियॉन पे क्या भर गया, 2p6, तो सोडियम पे हम लिख सकते हैं 3s1। तो आसानी से आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। लेकिन जब कभी जिनको एग्जाम में बनाना है उनको ये ध्यान रखना होगा कि वो शॉर्टकट नहीं मार सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कॉन्फ़िगरेशन की बात। अब बात करते हैं हाउ टू मेक द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयंस का कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे बनाएंगे, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक के जब मेंबर होंगे तब। तो आयरन जैसे हमने बनाया, देखो आयरन 26, कॉन्फ़िगरेशन क्या है आयरन का, हमने लिखा आर्गन कोर 4s2 3d6 फॉर आयरन, 4s2 3d6 फॉर आयरन। अब जैसे कभी बोले आयरन 2+ का कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, इन केस ऑफ आयरन 2+, तो व्हाट हैपेंस, 2 इलेक्ट्रॉन जम्प आउट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो अब यहां पे आपको ध्यान रखना होगा, द लोअर एनर्जी लेवल इज एस। एस और डी की तुलना में किसकी ऊर्जा कम है, एस की ऊर्जा कम है, तो एस इज द लोअर एनर्जी लेवल। तो नाउ व्हाट हैपेंस, लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन पहले जम्प आउट हो जाएंगे, तो 4s0 3d6 इज द कॉन्फ़िगरेशन। इसको 4s1 3d5 मत करना, कैसा हो जाएगा 4s0 3d6। इलेक्ट्रॉन jump from lower energy level first। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, कहां से जाएगा, लोअर एनर्जी से जाएगा।
तो आयरन 2+ को हम कहते हैं फेरस। आयरन 2+ को क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं। तो अब देखो जरा क्या सिचुएशन मिल रही है। 4s के पास 0 और 3d के पास कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन है 3d के पास। अब आयरन 3+, तो आयरन 3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन कोर 4s0 3d5, 4s0 3d5। तो d के पास अब पांचों ऑर्बिटल में, 5d सबसेल के पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ईच हैव 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कभी क्वेश्चन आया फेरस और फेरिक, फेरस और फेरिक में कौन ज्यादा स्टेबल है? आंसर कैसे निकलेगा? समझ आया? ये अनफिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, उसको निकालने की कोशिश करेगा टू बिकम्स मोर स्टेबल। तो क्या ध्यान रखोगे? फेरिक Fe3+, फेरिक इज more stable than ferrous Fe2+। फेरिक जो है फेरस से ज्यादा स्टेबल होगा। कभी प्रैक्टिकल में भी कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई always freshly prepared ferrous sulfate is used in the analysis। salt analysis में हमेशा ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट क्यों उपयोग में लाया जाता है? क्योंकि अगर आप फेरस वाले कंपाउंड को बनाकर थोड़ी देर रख दोगे तो वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज फेरिक इज मोर स्टेबल देन फेरस। इसलिए हमेशा जब भी हमें फेरस के कंपाउंड की जरूरत होगी तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है? तो वो कैसे निकलेगा आंसर? कॉन्फ़िगरेशन से निकलेगा, विच इज कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड, इट इज मोर स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड, देन हाफ फिल्ड, देन अनफिल्ड तो है ही उसके बाद। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, दूसरा जो प्रॉब्लम आता है यहां पे, वो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हिंदी में कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के संख्या की गणना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? अब इसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, बस केवल आप करेक्ट अगर कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं तो आंसर सही आ जाएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल फिर से लेता हूं, आयरन। आयरन में कितने अनपेयर्ड होंगे? तो नाउ इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 4s0 3d6। कुछ करना नहीं है, गिनती करनी है केवल, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने गलत बना दिया, डी में से पहले निकाल लिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने अनपेयर्ड है? 4 अनपेयर्ड। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है आयरन में। आयरन 2+, तो आयरन 2+ पे क्या हो जाएगा? 4s0 3d6, 4s0 3d6। तो आयरन 2+ में 1 2 3 4 5 और ये छठवां यहाँ पे पेयर्ड है। तो कितने अनपेयर्ड बचे? अगेन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आयरन 3+, 4s0 3d5, 4s0 3d5 is the configuration of iron 3+। अब देखो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। आंसर क्या हो गया? 5 अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे आयरन 3+ में, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे आयरन 3+ में। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है। जैसे हमने कहा निकल 2+, तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s2 3d8। 4s2 3d8 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल। अब हमने कहा निकल 2+, तो हियर आर्गन कोर 4s0 3d8, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा निकल का। तो 4s0 3d8 निकल बहुत बार, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 3 4 5 6 7 8, कितने अनपेयर्ड आ गए 2 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन निकल 2+। निकल 2+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है निकल 2+ में, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन निकल 2+। तो देयर इज द वे टू कैलकुलेट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक अगला जो कंसेप्ट हमारा आने वाला है वो आएगा, उसकी बात करेंगे हम लोग, एंड दैट इज पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक एलिमेंट, हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय गुण पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक एलिमेंट? those elements in which unpaired electrons are present। सीधा सीधा कह लें those elements in which unpaired electrons are present, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कॉल्ड पैरामैग्नेटिक एलिमेंट। एक बात और ध्यान रखेंगे, more the number of unpaired electron, more the number of unpaired electron, more the number of unpaired electrons, more the paramagnetic nature, more the paramagnetic nature। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, अनुचुंबकत्व का गुण उतना ही अधिक होगा। मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर द पैरामैग्नेटिक नेचर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जितना ज्यादा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जितना ज्यादा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। एक और बात, मोस्टली, नॉट 100%, मोस्टली पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आर कलर्ड। हमारे पास यही एक तरीका है देखने का, जो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो रंगीन होगा, उसके आयन, उसके कंपाउंड्स जो होंगे वो कलर्ड होंगे। मोस्टली पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आर कलर्ड। मुख्यतः जो अनुचुंबकी है वो कैसा होगा, कलर्ड होगा। अब चूंकि केमिस्ट्री है तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन मिलते हैं और मैं भी आपको बताऊंगा 1-2 एक्सेप्शन। अब उसके बाद डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकी बोलते हैं इसको हिंदी में, डायमैग्नेटिक, in which no unpaired electrons, जिनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। in which no unpaired electrons, जिनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय समूह, डायमैग्नेटिक। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है
all the diamagnetic species are colorless. सभी प्रतिचुंबकीय समूह रंगहीन होते हैं. All the diamagnetic species are colorless. सभी प्रतिचुंबकीय समूह रंगहीन होते हैं. तो बात क्लियर. जो पैरामैग्नेटिक है वो कलर्ड, जो डायमैग्नेटिक है वो कलरलेस. अब बात करते हैं इस पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमको मिल सकते हैं. पहले इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं. तो कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं. पहला देखो, विच वन इज, जैसे क्वेश्चन आया, विच वन of the following is highly पैरामैग्नेटाइज. कौन सा सर्वाधिक पैरामैग्नेटाइज स्पीसीज है उसको हमें सर्च करना है. आयरन 2+, चलिए पहले 3+ ही ले लेते हैं. सी ऑप्शन पे आयरन 2+ और डी ऑप्शन पे निकल 2+. इन स्पीसीज में कौन सा हाईली पैरामैग्नेटाइज है? हाईली पैरामैग्नेटाइज है. तो आंसर कैसे निकलेगा? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो हाईली पैरामैग्नेटाइज होगा. मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाई द पैरामैग्नेटिक नेचर. तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s1 3d5 is the configuration of chromium. 4s1 3d5 is the configuration of chromium. तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने आ जाएंगे? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम. आयरन 2+ में कितने अनपेयर्ड थे? हम लोगों ने निकाले थे 4. आयरन 3+ में कितने थे? 5. आयरन 2+ में कितने थे? 4 अनपेयर्ड. निकल 2+ में कितने अनपेयर्ड थे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस में है? क्रोमियम में है. तो आंसर भी क्या हो जाएगा? क्रोमियम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रोमियम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी ज्यादा. अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या आ सकता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कलरलेस स्पीसीज. कौन सा समूह जो है वो रंगहीन होगा? कलरलेस स्पीसीज कौन सा होगा? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो तरीका क्या है? जिसके पास जो पूरा का पूरा पेयर्ड है, सारे ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन जिसके प्रेजेंट है, वो कैसा होगा? कलरलेस होगा. ऑप्शंस देखो, हमने ऑप्शंस लिया. आयरन 3+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, और आखिरी ऑप्शन है हमारे पास जिंक 2+. कौन सा कलरलेस होगा? तो आयरन हमें पता है इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होने चाहिए. कोबाल्ट हमने नहीं देखा था तो इसको देख लेते हैं. कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट नेचुरल 4s2 3d7 +2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 4s0 3d7. कोबाल्ट की सिचुएशन कैसी है? 2 3 4 5 6 7. तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो ये भी कलर्ड होगा. निकल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो निकल भी कलर्ड होगा. जिंक 2+ को चेक करते हैं. तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन, जिंक 2+ का क्या हो जाएगा? 4s0 3d10. 4s0 3d10 is the configuration for zinc.
अब D10 है, D10 है मतलब आखिरी जो सबसेल है वो पूरा कंप्लीटली पेयर्ड है, तो आंसर इसका हो जाएगा जिंक +2। जिंक 2+ is a diamagnetic species, जिंक 2+ is a diamagnetic species, इसलिए ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। जिंक 2+ is the कलरलेस। तो ये आपका ऑप्शन करने का तरीका। हाईली पैरामैग्नेटाइज जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कलरलेस ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे, जहां पे कंप्लीटली पेयर्ड होगा, ऑर्बिटल सबसेल वहां पे वो डायमैग्नेटिक होगा, जो डायमैग्नेटिक है वो कलरलेस होगा। एक दो और इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखेंगे। O2 ऑक्सीजन, ये सब हमको बॉन्डिंग में क्लियर होगा, लेकिन अभी थोड़ा ध्यान रखते हैं। O2 इज पैरामैग्नेटिक। O2 कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक होती है, ये ध्यान रखना है। O2 इज पैरामैग्नेटिक। आइडेंटिफाई तो क्वेश्चन चेंज लेते हैं। O2 पैरामैग्नेटिक होती है, इसको ब्लॉक में डाल दीजिए। O2 कैसी है, पैरामैग्नेटिक है। इसके बाद इन द compounds of nitrogen, in the compounds of nitrogen identify paramagnetic and diamagnetic स्पीसीज। कौन सा पैरामैग्नेटिक समूह है और कौन सा डायमैग्नेटिक समूह है, इसको आइडेंटिफाई करना है। और वो कंपाउंड्स किससे रिलेटेड है, नाइट्रोजन से रिलेटेड है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड भी बोल सकते हैं सिंपली हम उसको, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूं। कुल इलेक्ट्रॉन टोटल कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन O2 पे आप ये ट्रिक नहीं लगाओगे, इसलिए मैंने O2 को कह दिया था पहले कि वो डायमैग्नेटिक होती है, पैरामैग्नेटिक होती है, सॉरी, है ना। O2 इज द पैरामैग्नेटिक। अब क्या करना है, काउंट द टोटल इलेक्ट्रॉन्स एंड डिवाइडेड बाय द 2। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गिनना है और 2 से भाग देना है। इफ इट इज कंप्लीटली डिवाइडेड, अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, इफ इट इज कंप्लीटली डिवाइडेड देन इट इज डायमैग्नेटिक, कंप्लीटली डिवाइडेड देन इट इज डायमैग्नेटिक, अदरवाइज इट इज पैरामैग्नेटिक। अब चलो ढूंढते हैं। N2O, नाइट्रोजन के पास 7, 2 नाइट्रोजन है तो 7 और 7 14, ऑक्सीजन के 8, 22 इलेक्ट्रॉन हुए। 22 वो संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 11 22, है ना। तो इट इज डायमैग्नेटिक। ये कैसा है, डायमैग्नेटिक है। ओके। NO, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, 8 और 7 15, 15 इलेक्ट्रॉन्स हुए टोटल। 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, एक रिमाइंडर बचेगा, तो पैरामैग्नेटिक है ये, इट इज पैरामैग्नेटिक। NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, 2 ऑक्सीजन है तो 8 8 16 और 7 23, 23, 23 is not divided by the 2, तो it is again पैरामैग्नेटिक। ये भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। ये भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। N2O3, 8 या 24 और 10 34 और 4 38, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 38 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इट इज डायमैग्नेटिक। ये भी कैसा है, डायमैग्नेटिक स्पीसीज है। N2O5, 2 नाइट्रोजन 14 और 5 ऑक्सीजन तो 40, 54 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी कैसा है,
डायमैग्नेटिक है। ये भी कैसा है? डायमैग्नेटिक है। तो ये नाइट्रोजन के कुछ स्पीसीज जहां पे हमने ये देखा कि कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है। तो इन दो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है नाइट्रोजन के पास। अभी इनमें से NO और NO2 आर द पैरामैग्नेटिक। अब इसमें दोनों में से एक ही कलर्ड होती है, ये ध्यान रखना। तो एक्सेप्शन आ गया, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन आएगा। NO इज कलरलेस, कलरलेस, ये ध्यान रखेंगे। पैरामैग्नेटिक होने के बावजूद भी ये कलरलेस है। और NO2 इज ब्राउन कलर गैस, ब्राउन कलर गैस। NO2 कैसा है? ब्राउन कलर का गैस है। NO2 इज ब्राउन कलर गैस। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया आपके साथ। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक को ढूंढने का तरीका ये हो गया। अब इसके बाद अगली बात आती है इससे रिलेटेड, वो है मैग्नेटिक मोमेंटम। यहां से अगला जो क्वेश्चन आता है वो रिलेट करेगा मैग्नेटिक मोमेंटम से। चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं इसको हिंदी में। क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंटम। तो चलो कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं? म्यू से इंडिकेट करते हैं। म्यू इक्वल टू √n+2। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंटम को कैलकुलेट करने का। म्यू इक्वल टू √n+2 और इसकी यूनिट होती है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BM। पूरा यूनिट जो है उसको लिखेंगे बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। और n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, number of unpaired electron। n is what? number of unpaired electrons, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। बहुत ही कॉमन है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता रहता है, तो हमको ये चीजें आनी चाहिए एकदम परफेक्टली। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यूनिट क्या है इसकी? बोर मैग्नेटॉन। जैसे 4 आंसर आया तो हम लिखेंगे 4 pm, 4 मैग्नेटॉन, लाइक दिस। तो मैग्नेटिक मोमेंटम। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंटम फॉर आयरन 2+, आयरन 3+, निकल 2+। इनके मैग्नेटिक मोमेंटम हमको काउंट करने हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें पता है। आयरन 2+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए थे? 4s0, 3d6 is the configuration for iron. Here the number of unpaired electrons are 6 or 4. Number of unpaired electron, total electron कितने हैं? 6. Unpaired कितने हैं? 4. 4 unpaired इलेक्ट्रॉन, 4 इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू √n+2। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ गए? 24। √24 अप्रोक्सीमेट आंसर हम ले सकते हैं 4.9 के ऑर्डर में कुछ आंसर हमें मिल जाएगा। 25 होता तो 5 आ जाता, 24 है तो 4.9 के ऑर्डर में आंसर आ जाएगा। तो आयरन 2+ का जो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा वो √24 होगा। 4.9 अप्रोक्सीमेट आंसर इज देयर। ओके, आयरन 2+ के बाद आयरन 3+ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू व्हाट? 5। ओके, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। द फॉर्मूला इज म्यू इक्वल टू √n 5 + 2 is the 7. तो 7 into 5 आंसर इज 35। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 5.9। 36 होता तो 6 आंसर आ जाता। 36 का रूट वैल्यू होता है 6, तो इसका रूट वैल्यू क्या होगा?
इसका रूट वैल्यू होगा 5.9। निकल 2+, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकल 2+ में 2, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी √2, 2 + 2, 2 + 2 कितना आ गया 4, 4 + 2 कितना हो गया 8, तो √8। इट मीन्स अप्रोक्सीमेट आंसर इज 2.9। 2.9 is the approximate answer for this question, this problem. Okay, तो ये है मैग्नेटिक मोमेंटम और उसको फाइंड आउट करने का मैथड। किसी भी स्पीशीज में पूछेंगे आपको केवल एक ही बात सर्च करनी है, वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड नाउ आवर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द क्वांटम नंबर। दूसरा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर। तो certain numbers which are used to designate certain numbers which are used to designate energy, velocity, subcells, orientation, of orbitals. Okay, when such are used to designate energy, velocity, subcells, orientation of orbitals and spin of electrons, जिससे हम ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। अब देखो, अगर किसी ऑर्बिटल को आपको डेजिग्नेट करना है तो आपको फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर मतलब प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक की जरूरत पड़ेगी। ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करने के लिए प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है देन यू नीड स्पिन क्वांटम नंबर ऑल्सो, तब उसमें स्पिन क्वांटम नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये बात याद रखना है ना, ऑर्बिटल्स के लिए n, l और m, लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है तो स्पिन क्वांटम नंबर की भी, मतलब चारों क्वांटम संख्याएं चाहिए, तब ऐसा सीधे ध्यान रखो। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हम इधर उधर अभी छोड़ते हुए आए हैं वो सब भी यहाँ पे हम करेंगे ताकि सब चीजें क्लियर हो जाए। अब टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम डेजिग्नेट करेंगे स्मॉल n से डेजिग्नेट करेंगे इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर was, पहली बात ध्यान रखेंगे, was discovered by, ऑर्बिट से रिलेशन है इसका, was discovered by नील्स बोर। बोर्स मॉडल पढ़ा था हम लोगों ने, तो नील्स बोर ने बताया ऑर्बिट के बारे में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड विथ ऑर्बिट्स। ओके, और क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से लिखते हैं। किसने इसको फाइंड आउट किया? नील्स बोर ने। दिस क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर स्पेसिफाई, ये क्वांटम संख्या क्या क्या चीजों की इंफॉर्मेशन देती है। अब हम 1 बाय 1
इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो दिस क्वांटम नंबर स्पेसिफाई नंबर 1 मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल मतलब ऑर्बिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। मेन एनर्जी लेवल इट मींस ऑर्बिट्स। ओके, दूसरी बात एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होगा आपको, हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था -z²/n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे n क्या है, ऑर्बिट है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का वेग। p का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था z/n इंटू 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलेटेड विद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेन एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस of electron, distance of electrons from nucleus, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, नाभिक से इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी। और अगली बात साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। मेन एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स भी डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हायर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे। साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, इसके बाद एक और, इट्स वैल्यूज आर 1 2 3 4 और KLMN। इसके जो मान होते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वो 1 2 3 4 या KLMN के ऑर्डर में रहती है। 1 2 3 4 या KLMN रहती है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात हुई। इसके बाद हम बात करेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। सेकंड जो क्वांटम नंबर है वो है एजीम्यूथल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L से लिखते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी क्वांटम भी बोलते हैं इसको। सब्सिडरी क्वांटम, ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर भी इसको कहते हैं। was discovered by सोमरफील्ड। इसको डिस्कवर किया था सोमरफील्ड ने। सबसेल्स की इंफॉर्मेशन सबसे पहली बार किसने दिया था, सोमरफील्ड ने दिया था। तो दिस क्वांटम नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय सोमरफील्ड। किसने बताया इसके बारे में पहली बार, सोमरफील्ड ने बताया। This quantum number specify, this quantum number specify क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है ये क्वांटम नंबर। तो दिस क्वांटम नंबर स्पेसिफाई
number 1 subcells, about subcells, that is S, P, D, F के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, about subcells. Number 2, 3-dimensional shape of orbitals. ऑर्बिटलों की त्रिविमी आकृतियां, 3-dimensional shape of orbitals. Number 3, angular momentum of electron, angular momentum of electrons in orbitals. ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग, एक फॉर्मूला हम लोगों ने ऑर्बिट में पढ़ा था जहां पे mvr इक्वल टू n इंटू एच बाई 2 होता है. अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, दैट इज म्यू स्मॉल आई से इंडिकेट करेंगे इसको, अंडर रूट एल, एल इज द एजीम्यूथल, अंडर रूट एल, एल प्लस 1 इंटू h by 2 pi is the formula for calculation of angular momentum of electron in orbitals. Angular momentum of electron in orbitals. तो subcells का information देगी. इसके बाद 3-dimensional shape of orbitals, angular momentum of electron in orbitals. ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग. अगली बात, its values are 0 to n-1. इसके जो मान होते हैं वो 0 to n-1 होंगे, 0 to n-1. its values are 0 to n-1. इसकी वैल्यूज कैसी होती है, 0 से लेकर n-1 तक होती है, 0 से n-1 तक होती है. तो इसकी वैल्यूज जो है 0 से n-1 तक होती है, ये ध्यान रखना है. अब आगे और क्या क्या काम इसमें करना है हमको, तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं. L की वैल्यू 0 से n-1. तो देखो सबसे पहले प्रिंसिपल n, फिर इसके बाद L कैसे निकालोगे, n-1 से निकालोगे इसकी वैल्यूज, और ये इंडिकेट करेगा सबसेल्स को. इंडिकेट किसको करेगा, सबसेल को. किस सबसेल के लिए क्या वैल्यू होगी, फॉर सबसेल, किस सबसेल के लिए कितना मान आएगा L का, उसके बारे में. n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू 1 कहा मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू 1 कहा मतलब फर्स्ट ऑर्बिट. तो L की वैल्यू क्या होगी, 1-1 0. फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल होता है, दैट इज 1s. तो s सबसेल के लिए L की वैल्यू 0, s सबसेल के लिए L की वैल्यू 0. ओके, सेकेंड ऑर्बिट तो कितना आ गया, 0 1. 0 से स्टार्ट करके n-1 तक जाएगा, 0 से स्टार्ट करके n-1 तक जाएगा. सेकेंड ऑर्बिट में दो सबसेल 2s 2p. तो s के लिए L की वैल्यू 0 और p के लिए L की वैल्यू 1. 3 0 1 2. So here is 3 subcells in third orbit, 3s 3p and 3d. Fourth cell 0 1 2 3. ओके, तो 4s के लिए 0, 4p के लिए 1, 4d के लिए 2 और 4f के लिए 3. मतलब f की वैल्यू L के लिए कितनी होती है, 3 होती है. ठीक है, तो ये बात हो गई सबसेल्स से रिलेटेड. तो हम एक कॉमन बात ले सकते हैं यहां से. देयर इज अ कॉमन पॉइंट फॉर एनी एस सबसेल, फॉर एनी एस सबसेल, किसी भी एस सबसेल के लिए, एनी एस सबसेल L इक्वल टू 0, किसी भी एस सबसेल में है इलेक्ट्रॉन
तो L की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। L की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। L की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब देखो, अगर कभी क्वेश्चन आया कि एक सबसेल है जिसके लिए L की वैल्यू 0 है, उसमें उसका शेप कैसा होगा, तो L की वैल्यू 0 किसके लिए, S के लिए। S का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो यहां से शेप भी डिटरमाइन हो जाएगा। शेप कैसा होगा इसका, स्फेरिकल, गोलाकार। फॉर एनी P सबसेल L इक्वल टू 1, L की वैल्यू क्या होगी P के लिए, 1। तो व्हेन देयर इज n इक्वल टू 1, तो अगर L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1 किसको डेजिग्नेट कर रहा है, P को डेजिग्नेट कर रहा है। तो शेप कैसा होगा उसका, डंबल के जैसा। शेप कैसा होगा, लाइक डंबल। फॉर एनी डी सबसेल का कोई भी ऑर्बिटल है, L इक्वल टू कितना होगा, 2। शेप कैसा, डबल डंबल। फॉर एनी F सबसेल L इक्वल टू 3, और शेप कैसा होगा, L इक्वल टू 3 कहेंगे तो शेप किस शेप को बताएगा, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो बात कर रहे हैं F के बारे में। तो S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2 और F के लिए L की वैल्यू 3। S is the spherical, P is the dumbbell, D is the double dumbbell and F is the complex। तो ये बात हो गई शेप से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं हम। S में 2 इलेक्ट्रॉन, L इक्वल टू 0 है तो उस सबसेल में के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। L इक्वल टू 1 है मतलब P की बात कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। D की बात करेंगे तो L इक्वल टू 2, 10 इलेक्ट्रॉन, और F की बात करेंगे तो L इक्वल टू 3, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14। देन द नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं M से, was discovered by Zeeman, जिसके बारे में ज़ीमान ने पहली बार बताया था, was discovered by Zeeman। स्पेसिफाई किन किन चीजों का इंफॉर्मेशन देगा, नंबर 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटलों की संख्या बताता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटलों की संख्या बताता है। नंबर 2, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, अभिविन्यास, ऑर्बिटलों का अभिविन्यास। नंबर 3, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, splitting of spectral lines in magnetic field, it's called Zeeman's effect। splitting of spectral lines in magnetic field is called Zeeman's effect। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की, उसको हम कहते हैं स्टार्क्स इफेक्ट। नोट कर लीजिएगा कहीं, स्टार्क्स इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी तो स्टार्क इफेक्ट। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलने वाली चीजें हो गई। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड Zeeman's effect। its values are
depends on values of azimuthal quantum number, that is minus L to plus L through 0। इसकी जो वैल्यू है वो माइनस एल से प्लस एल तक हो सकती है, 0 से स्टार्ट करके। इट्स वैल्यूज आर माइनस एल टू प्लस एल थ्रू 0। इसके मान माइनस एल से प्लस एल तक हो सकते हैं 0 से स्टार्ट करके। ये इंफॉर्मेशन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड। अब इसकी वैल्यूज को हम निकालना सीखते हैं कि वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को कैसे बताता है। तो देखो, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज द एजीम्यूथल। ये कैसे कैलकुलेट होती है? n-1 से। m के कैलकुलेशन का फॉर्मूला है 2l + 1, जो कि किस चीज को बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को डेजिग्नेट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है। ठीक है, तो देखो जब n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू कितनी? 0। किसके लिए होती है भैया l की वैल्यू 0? s के लिए होती है। किसके लिए होती है? s के लिए होती है। अब 0 डालोगे यहाँ पे तो 2 × 0 is 0, 0 + 1 is 1। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। तो सही तो बता रहा है। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। n = 2, तो 0 तो आप पुट कर ही चुके हो, 0 तो 2s का 0 तो हो ही गया। अब आया 1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। 1 किसके लिए होता है? p के लिए होता है। 1 वैल्यू l की किसके लिए होती है? p के लिए। तो 2 × 1, 2 + 1 3। कितने ऑर्बिटल होते हैं p में? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? 0 1 2 3। तो 3 अगर आपने 2 रखा तो 2 मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप? d की बात कर रहे हैं, d की बात कर रहे हैं। 2 × 2 and 1 4, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं d में। तो ऑर्बिटल्स का संख्या बताती है 4। तो 0 1 2 3, 3 × 2 6, 6 + 1 कितने? 7। f में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। f में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है। अब एक्सेस वैल्यू देखो, 0 से स्टार्ट करके -l से +l की तरफ जाती है। तो ये बात याद हो गई। अब इसके हिसाब से यहां पे एक वैल्यू मैं रख रहा हूं, ये आपको याद करना है। एक्सेस वैल्यू फॉर s ऑर्बिटल्स। अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो मैग्नेटिक की जो एक्सेस वैल्यू होगी वो कहां से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। 0 to -l to +l जाएगी, ये ध्यान रखना है। p में है तो p के 3 ऑर्बिटल्स, यहीं तक याद करना है, थोड़ा सा याद करना है बस। px, py, pz। Here it is designated by +1 -1, here also designated by +1 -1, और z के लिए वैल्यू होगी 0। कभी हमें इलेक्ट्रॉन रखना होगा ऑर्बिटल में पर्टिकुलर तो काम आएगी। d के 5 ऑर्बिटल, वैसे आजकल इसको वॉयलेट कर देते हैं तो जरूरत ही नहीं पड़ती। dxy, dyz, dxz, dx2, y2 और dz2। तो here it is +2 - 2 +1 - 1 +1 - 1 +2 - 2 and here for dz2 it is 0। तो dz2 के लिए ये वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। dz2 के लिए ये वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो ये मैग्नेटिक की वैल्यू। तो चारों क्वांटम नंबर के सभी पॉइंट्स अच्छे से याद करके रखना है, ताकि अगले लेक्चर में जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब
द लास्ट वन, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। गॉडस्मिथ और यूलेनबेक, यूलेनबेक ने इसको डिस्कवर किया। स्पेसिफाई ओरिएंटेशन, it specify number 1 direction of spin of electron, direction of spin of electron on its own axis, direction of spin of electron on its own axis, that is clockwise। अगर clockwise spin में है तो s equal to positive half, for anti clockwise s equal to negative half। तो ये इसका इंपॉर्टेंट काम है, orientation or direction of spin of electron on its own axis, that is clockwise and anti-clockwise। For clockwise spin it is positive half and for anti-clockwise spin it is negative half। और दूसरी बात क्या बताता है, spin momentum। Second point is spin momentum, spin momentum that is designated by mu s equal to under root s plus 1 into h by 2 pi। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा s is always positive pi half, s की वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव pi half रखना है। तो इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। तो इनको इसको अच्छे से वैल्यूज को याद करना है ताकि अगले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन करें तो आपको अननोन सा ना फील हो।